हरियाणा में मानसून की शुरुआत के साथ ही मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हिसार, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के नारनौल में बारिश हुई। वहीं इससे पहले पंचकुला, पानीपत, भिवानी, रेवाड़ी, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, फरीदाबाद और फतेहाबाद में कहीं कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश हुई है। अम्बाला में भी बूंदाबांदी देखने को मिली। तो वहीं पानीपत में 1 घंटे तक हुई तेज बारिश से सड़कों पर आधा से 1 फीट तक पानी भर गया। सोनीपत, करनाल, कैथल और चरखी दादरी में जल भराव देखा गया। तो वहीं कैथल में दोपहिया वाहन पानी में बहते हुए नजर आए। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने रात 10:30 बजे तक नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार, सोनीपत, पानीपत, जींद, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर में हवाओं व गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने पेड़ों या फिर बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। आज यानी 10 जुलाई को 7 जिलों पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल व पानीपत के अधिकतर हिस्सों में 50 से 75% तक बारिश की संभावना जताई है। वहीं 9 जिलों यानी जींद, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम व फरीदाबाद में कहीं कहीं 25 से 50% तक बारिश होगी और 6 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी व महेंद्रगढ़ के कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। 11 जुलाई को भी हरियाणा के लगभग सभी जिलों में बरसात के आसार बने हुए हैं। समग्र शिक्षा विभाग पलवल में शैक्षिक स्वयंसेवक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्ती अनुबंध आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही है। चयनित अभ्यर्थी को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निर्धारित नियमानुसार मासिक मानदेय दिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह रजिस्टर्ड डाक या फिर स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदक 12वीं पास व बीएड या डीएड होने चाहिए। स्पेशल बीएड या न्यूनतम 50% और समकक्ष होने चाहिए। वहीं एसटेट या सीटेट उच्च शैक्षिक योग्यता और अनुभव को नियमानुसार वरीयता दी जाएगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2025 सायं 5 बजे तक रहेगी। सैलरी 11,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। अगर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक खबर जरूर देखनी चाहिए। बता दें कि राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन के लिए मंगलवार को ऑनलाइन ग्रेडेशन लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में जिन छात्रों का नाम आ गया है उन्हें अपनी पहली काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। पहली काउंसलिंग प्रोसेस 15 जुलाई तक चलेगी। इसमें छात्रों को उनके कोर्स के ऑप्शन सिलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद 16 जुलाई को विभाग की तरफ से सीट आवंटित की जाएगी। सभी स्टूडेंट्स अपने कागजात तैयार रखें ताकि वेरिफिकेशन के वक्त उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। 17 से 21 जुलाई तक फिजिकल उपस्थिति होगी। तो वहीं 21 जुलाई को बाकी बची खाली सीटें दर्शाई जाएंगी। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कक्षा 10वीं पास छात्र 3 वर्षीय और 12वीं पास छात्र 2 वर्षीय कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दाखिला प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मकसद प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसलों में नुकसान की भरपाई को करना है। अब किसान अपनी खरीफ फसलों का इस योजना के तहत प्रीमियम जमा करवाकर नुकसान का मुआवजा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा कपास, धान, मक्का, बाजरा, मूंग आदि फसलों का बीमा किया जाता है। योजना के तहत बात करें तो कपास का 2070 रुपए प्रति एकड़, धान का 809 रुपए प्रति एकड़, मूंग का 363 रुपए प्रति एकड़ और मक्का का 435 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम का भुगतान करना होगा। किसानों को फसल में बरसात से होने वाले जल भराव को छोड़कर प्राकृतिक बिजली गिरने व सूखा पड़ने पर घटना के 72 घंटे के अंदर जिला सांख्यिकी अधिकारी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक कार्यालय को पोर्टल पर अपलोड करके सूचना देनी होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सीईटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में ग्रुप सी के विभिन्न सरकारी पदों के लिए अनिवार्य सीईटी परीक्षा का आयोजन आने वाली 26 और 27 जुलाई को किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए लगभग 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। पहले कहा जा रहा था कि इस दिन हरियाणा शिक्षक पात्रता यानी एसटेट की परीक्षा होगी। अब 26 और 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा आयोजित होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC ने सीईटी के चलते हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एसटेट की तारीखों में बदलाव कर दिया है। अब एसटेट 30 व 31 जुलाई को आयोजित करवाया जाएगा। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने ये जानकारी साझा की है। पहले एसटेट 26 और 27 जुलाई को होना था, पर अब इन दिनों सीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में अब 26 और 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा और 23 और 31 जुलाई को एसटेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर विवाद के समाधान के लिए हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच दिल्ली में बैठक बेनतीजा रही। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री R पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में पंजाब सीएम भगवंत मान ने शर्त रखी कि यदि पंजाब को रावी और चिनाब नदी से पानी मिलेगा तो वह आगे देंगे। सीएम मान ने कहा कि SYL नहीं बनेगी, लेकिन हमें पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है। शर्त यह है कि हमें भी पानी मिले। हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं, भाई है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मीटिंग में सार्थक चर्चा हुई है। दोनों राज्यों के बीच यह मुद्दा खत्म होना चाहिए। मीटिंग में तय हुआ है कि अब 5 अगस्त को केंद्र की मध्यस्थता
अध्यक्षता में दोबारा से मीटिंग होगी। बता दें कि 13 अगस्त को इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोनों राज्य चाहते हैं कि इस सुनवाई से पहले इस मुद्दे पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। वहीं रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो कहते हैं कि यह पंजाब का पानी है, किसी को नहीं देंगे, वो कौन से कुएं से SOL का पानी खोद कर लाए हैं। SOL का पानी तो सियाचिन ग्लेशियर से आता है, तो यह पंजाब का पानी कैसे हुआ। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर किसी राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का अधिकार होता है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने मंगलवार को ग्रुप C भर्ती के लिए CET एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है। हरियाणा में CET एग्जाम पास करने के बाद ही सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे में 3 साल बाद हो रही इस एग्जाम में शामिल होने के लिए 13,47,000 युवाओं ने आवेदन किया है। इसी महीने 26 और 27 जुलाई को ये एग्जाम होगा। दोनों ही दिन 2-2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से लेकर 11:45 और दूसरी दोपहर बाद 3:15 से शाम 5 बजे तक होगी। एक शिफ्ट में पेपर हल करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा। CET एग्जाम में कुल 100 सवाल होंगे। CET के लिए 1350 सेंटर बनाए गए हैं। CET एग्जाम का पेपर 2 भाषाओं यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में होगा। परीक्षा OMR सीट ऑफलाइन मोड में होगी। यह सीट एग्जाम सेंटर में हरियाणा SSC देगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जिसमें 4 उत्तर में से किसी एक का जवाब चुनना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी भी सवाल के किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं किया है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ऐसे में एक सवाल पर 1 नंबर कटेगा। OMR सीट में इस बार 5वां ऑप्शन यानी कि बबल भी होगा, जिस पर क्लिक करके आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। एक बार सेंटर अलॉट होने के बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकेगा। वहीं CET पेपर 12वीं के स्तर का होगा, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी विषय का स्तर 10वीं के लेवल का होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% नंबर लाने होंगे। अगर आप SC, ST और OBC जैसी आरक्षित यानी कि रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 40% नंबर लाने होंगे। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। धान के पराली अब किसानों और उद्योगों के लिए परेशानी नहीं बल्कि कमाई का साधन बन सकती है। कृषि विभाग की योजना से पराली से जुड़ा उद्योग लगाने वालों को 65% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। जारी एक बयान में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जानकारी दी है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत पराली आधारित उद्योग, किसान समूह, सहकारी समितियां और पंचायतें आवेदन कर सकती हैं। योजना के तहत उद्योगों को पराली आधारित इकाइयां लगाने के लिए 15 जुलाई तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि यह योजना उन क्षेत्रों में लागू होगी जहां इकाई 25 किलोमीटर के दायरे में होगी। कृषि विभाग की ओर से 65% अनुदान दिया जाएगा। पहले विकल्प में उद्योग 25% और एग्रीगेटर 10% खर्च करेगा। दूसरे विकल्प में एग्रीगेटर को 35% योगदान देना होगा। इन इकाइयों के लिए बेलर, टेडर, टेली हैंडलर, नमी मापक यंत्र, श्रेडर, ट्रैक्टर जैसे आधुनिक यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। यह योजना उन आवेदकों के लिए लाभकारी है जो पिछले 2 सालों से पराली प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों ने साल 2024-25 में आवेदन किया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश सरकार की इस प्रोत्साहन योजना से पराली जलाने की घटनाओं में कमी तो आएगी ही, साथ ही किसान भी पराली बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी कर पाएंगे। हरियाणा के कैथल जिले में जिला प्रशासन द्वारा 13 जुलाई 2025 को कैथल हाफ मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे से PWD विश्राम गृह अंबाला रोड कैथल से शुरू होगा। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रतियोगिता में हाफ मैराथन यानी 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रन और रन फॉर फन यानी 5 किलोमीटर की श्रेणियां शामिल की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 किलोमीटर की विशेष कैटेगरी रखी गई है। हाफ मैराथन में प्रथम आने पर 1,21,000 रूपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1 लाख रूपए और तृतीय आने पर 75,000 रूपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 10 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर 1 लाख, द्वितीय पर 75,000 रूपए और तृतीय स्थान पर 50,000 रूपए की इनाम राशि तय की गई है। पंजीकरण, पुरस्कार और कार्यक्रम से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए कैथलहाफमैराथन.com पर विजिट किया जा सकता है। 10 जुलाई 2025 से हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक पर निगरानी रखने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। इस तकनीक की सहायता से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को ऑटोमेटिक चालान जारी किए जाएंगे। इसके तहत नेशनल हाईवे 48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर मॉडर्न ग्लोबल शूटर टेक्नोलॉजी वाले कैमरों की मदद से नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। NH 48 पर 6 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर 9 स्थानों पर कुल 15 ANRP यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से गाड़ी की नंबर प्लेट की अपने आप पहचान हो सकेगी। जैसे कि कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियम तोड़ेगा, उसका चालान तुरंत जारी कर दिया जाएगा। इन कैमरों से ओवर स्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और गलत लेन चेंज समेत कुल 14 तरह की ट्रैफिक उल्लंघन गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सकेगा।
अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने वित्त वर्ष 2024 के लिए घोषित 8.25% ब्याज दर को लगभग सभी खातों में जमा कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि सरकार ने जून महीने में ही वर्ष 2023-24 का ब्याज 97% खाता धारकों को ट्रांसफर कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होने के 2 महीने के भीतर ही साल 2024-25 के लिए ब्याज खातों में पहुँच गया है। 8 जुलाई तक 13.86 लाख प्रतिष्ठानों के 32.39 करोड़ खातों में ब्याज जमा किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक शेष 3% खातों में भी इस सप्ताह के भीतर ब्याज भेज दिया जाएगा। पहले जहां यह प्रक्रिया अगस्त से लेकर दिसंबर तक चलती थी, वहीं इस बार रिकॉर्ड समय में ब्याज ट्रांसफर किया गया है। आप भी अपने PF बैलेंस की जानकारी घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22-901-406 यानी 011-22-901-406 पर मिस कॉल दे सकते हैं। कुछ ही सेकंड में आपके फोन पर PF बैलेंस की जानकारी मैसेज के रूप में आ जाएगी। इसके अलावा भी आप उमंग ऐप को डाउनलोड करके अपने PF खाते की डिटेल्स देख सकते हैं। सोनीपत जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध करवाने और अनियमित गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एक टीम ने औचक निरीक्षण अभियान चलाया। DC सुशील सारवान के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में खाद बीज विक्रेताओं के रिकॉर्ड की गहन जांच की गई और अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। टीम ने जय दुर्गा खाद बीज भंडार का भी निरीक्षण किया, जहाँ पर डीलर लाइसेंस, कैश मेमो या दुकान से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका। इस पर विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जवाब देने के निर्देश जारी किए हैं। उप निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि यदि 3 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो संबंधित डीलरों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के निरीक्षण जारी रहेंगे। डॉक्टर शर्मा ने किसानों से अपील की है कि यदि कोई डीलर खाद के साथ कोई अन्य सामग्री खरीदने का दबाव बनाता है तो वे तुरंत इसकी शिकायत कृषि विभाग को दें। उन्होंने यह भी कहा कि यूरिया या अन्य खादों का उपयोग कृषि अधिकारियों की सलाह पर ही करें ताकि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों सुरक्षित रहें। इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने का आखिरी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। इससे पहले वनवेब और रिलायंस जियो को यह मंजूरी मिली थी। स्टारलिंक स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है जो सैटेलाइट्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देता है। इसके सैटेलाइट्स पृथ्वी के करीब घूमते हैं जिससे कि इंटरनेट तेज और स्मूथ चलता है। ये खासकर उन इलाकों के लिए फायदेमंद है जहाँ आम इंटरनेट नहीं पहुँचता, जैसे की गाँव या फिर पहाड़। सूत्रों के मुताबिक सिक्योरिटी टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद कुछ महीनों में ही ये सर्विस शुरू हो सकती है। स्टारलिंक 50 Mbps से लेकर 250 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड देने का दावा करता है, जो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल और गेमिंग जैसे कामों के लिए काफी है। हालांकि मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत अभी साफ नहीं हो पाई है। स्टारलिंक 100 से अधिक देशों में अपनी सर्विस इस समय दे रहा है। एशिया महाद्वीप में बात करें तो ये मंगोलिया, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, यमन और अजरबैजान जैसे देशों में प्रमुख है। हाल ही में बांग्लादेश और श्रीलंका में भी स्टारलिंक की सर्विस शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को भारी बारिश जारी रही। अयोध्या में घरों में पानी भर गया। वाराणसी में दशाश्व मेघ घाट और 80 घाट तक पानी पहुंच गया। इसके चलते गंगा आरती का स्थान बदला गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में नर्मदा उफान पर है। मंडला, डिंडोरी, श्योपुर, शहडोल, उमरिया जिले बाढ़ की चपेट में है। वहीं छतरपुर के बान सुजारा डैम के 12 गेट खोले गए। तो वहीं जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खोले गए। महाराष्ट्र के नागपुर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते न्यू नरसाला इलाके में घर और गाड़ियां पानी में डूब गई। उत्तराखंड में मानसून जमकर बरस रहा है। मंगलवार को चमोली जिले के नंदप्रयाग घाट के पास मुख्य गाँव में बादल फटने से तबाही मच गई। अगले 4 दिन राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उधर महाराष्ट्र के यवतमाल में 3 दिन से बारिश हो रही है। मारेगांव तालुका में कोसारा वर्धा नदी पर बना पुल पानी में डूब गया। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। कई घर, ऑफिस और अंडरपास पानी में डूब गए। बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। उधर राजस्थान में मानसून इस साल जमकर मेहरबान है। जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा में भी 2 इंच से अधिक बरसात दर्ज की गई और ये दौर अगले 5 दिनों तक जारी रह सकता है। वहीं विभाग ने 11 और 12 जुलाई को कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की चेतावनी जारी की है। अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी, चित्तौड़गढ़, सीकर, उदयपुर, जोधपुर समेत कई जिलों में ह्यूमिडिटी का लेवल 75 से ऊपर दर्ज किया है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 176 अंक गिरकर 83,536 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 46 अंकों की गिरावट रही और ये 25,476 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील, HCL टेक, टेक महिंद्रा और रिलायंस 2% तक गिरकर बंद हुए। वहीं बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट और HUL 1.5% तक ऊपर बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 29 शेयर्स गिरकर और 21 ऊपर बंद हुए। NSE का मेटल इंडेक्स 1.40%, रियल्टी 1.49%, ऑयल एंड गैस 1.25%
0.5% और IT 0.78% गिरकर बंद हुए। ऑटो, FMCG, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोने का दाम 887 रुपए कम होकर 96,085 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 220 रुपए कम होकर 1,07,280 रुपए प्रति किलोग्राम स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,330 और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,150 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।